हे 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 ला 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 हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखेंगे जो अवयव का प्रकार कुछ बच गया था उसको देखेंगे। और आज आप लोग को बताने वाले हैं त्रिभुजाकार अवयव। क्या बताने वाले हैं? त्रिभुजाकार अवयव यानी कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है त्रिभुजाकार अवयव? बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, बस केवल आपको समझने की जरूरत है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा, ठीक है। और एक आवश्यक सूचना यह भी है कि यदि कोई बच्चे क्लास 11th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो जाकर एप्लीकेशन लोड कर लेंगे। एप्लीकेशन का लोगो आपको यहाँ दिख रहा होगा और आप उसका एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। वहां जाकर महाकाल बैच होगा जो मात्र 599 रुपया में आपको मिल रहा है अभी, ठीक है। तो जाकर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बच्चे चाह रहे हैं पेड कोर्स लेना वो ले सकते हैं आसानी से। चलिए, अब क्या है कि त्रिभुजाकार अवयव यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये त्रिभुजाकार अवयव जो होता है ना, क्या है कि जब ऐसे तो आयताकार होता है अवयव, लेकिन जब उसका कुछ अवयव त्रिभुज बना दे, ठीक है, जब उसका कुछ अवयव त्रिभुज बना दे तो उसी को हम लोग कहते हैं त्रिभुजाकार अवयव, ठीक है। अब ये त्रिभुजाकार अवयव दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दो प्रकार का। एक होता है निम्न त्रिभुजाकार अवयव यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक होता है निम्न त्रिभुजाकार अवयव और एक होता है उच्च त्रिभुजाकार अवयव, ठीक है। एक है निम्न त्रिभुजाकार अवयव और एक है उच्च त्रिभुजाकार अवयव। तो यहां पर हम अभी जो देख रहे हैं वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को देख रहे हैं। अब पहले एक चीज आप समझिए कि कोई मैट्रिक्स आपको यहां दे दे, ठीक है, और यदि उस मैट्रिक्स के विकर्ण का जो अवयव है, मुख्य विकर्ण, कल हम आपको बताए थे मुख्य विकर्ण के बारे में, यह होता है मुख्य विकर्ण, ठीक है। मुख्य विकर्ण के अलावा जो अवयव है, ठीक है, मुख्य विकर्ण के अलावा जो अवयव आपको दिख रहा है, यदि वह अवयव जीरो हो, ठीक है, यदि वह अवयव जीरो हो तो उसे हम लोग कहते हैं, देखिए मुख्य विकर्ण आपको यह दिख रहा है, यह इसका मुख्य विकर्ण है। और मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला अवयव, समझ में आ रहा है, मुख्य विकर्ण के ऊपर जो शेष अवयव है यदि वह सबका सब जीरो है तो इसे कहते हैं हम लोग निम्न त्रिभुजाकार अवयव, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। अब यहां पर एक चीज देखिए कि मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला अवयव सबका सब जीरो होना चाहिए। इसमें जीरो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर जीरो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला जो अवयव है वह सिर्फ जीरो होना चाहिए। उसके अलावा और कहां जीरो है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतनी बात से है कि जो इसका मुख्य विकर्ण है उसके ऊपर जो अवयव आपको दिख रहा है, ये तीन अवयव, अब ये तीनों अवयव मिलकर एक त्रिभुज ही तो बनाएगा ना। देखिए ना, एक त्रिभुज ही तो बनाएगा ना, इसलिए इसको बोलते हैं ये त्रिभुजाकार अवयव है और उसमें भी निम्न त्रिभुजाकार अवयव है। और आपको याद रखना आसान है आपके लिए कि जब ऊपर वाला होगा उल्टा, निम्न का मतलब नीचे होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऊपर है ना। यदि मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला अवयव यदि जीरो के जीरो हो, सबके सब जीरो हो, तो उसको कहेंगे हम लोग निम्न त्रिभुजाकार अवयव। दूसरा एग्जांपल से आप और अच्छा से समझ पाएंगे। देखिए, जैसे यहां लिखा हुआ है 1 0 0 0 0 0, फिर आपका हो जाएगा 2 5 0। देखिए, यह भी आपका जो है निम्न त्रिभुजाकार अवयव है, क्योंकि यहां पर देखिए कि ये जो मुख्य विकर्ण इसका है ना, ये मुख्य विकर्ण,
इसके ऊपर वाला जो अवयव आपको दिख रहा है ये सबका सब क्या है, जीरो है। हाँ, इसमें भी आपको जीरो दिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, इधर भी जीरो दिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इससे आपको है कि ये जो मुख्य विकर्ण है इसके ऊपर वाला जो आपका अवयव है ये अवयव तीनों के तीनों जीरो है या नहीं। यदि तीनों के तीनों जीरो है तो वह आपका कहलाएगा निम्न त्रिभुजाकार अवयव। क्या कहलाएगा, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। क्लियर हो गया सभी लोगों का, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्या है, उच्च त्रिभुजाकार अवयव। उच्च त्रिभुजाकार अवयव, उच्च त्रिभुजाकार अवयव सेम है, उसमें ऊपर वाला है और इसमें नीचे वाला है, ठीक ना। उच्च त्रिभुजाकार अवयव, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी उच्च त्रिभुजाकार अवयव। एक चीज आप देखिए कि ये जो उच्च त्रिभुजाकार अवयव है इसमें भी सेम चीज होगा, जो इसमें आप दिखे वही होगा, लेकिन इसका जो स्थान है वो बदल जाएगा, ऊपर ना हो कि नीचे होगा। निम्न कहेगा तो ऊपर वाला, यहां उच्च कह रहा है तो नीचे वाला। देखिए आसानी से आप समझ जाएंगे कि जब मुख्य विकर्ण के जो नीचे वाला ही अवयव आपको दिख रहा है यहां का तीनों के तीनों अवयव जीरो हो जाए, मुख्य विकर्ण के जो नीचे वाले अवयव हैं वो तीनों के तीनों यदि जीरो हो जाएगा तो उसे कहेंगे उच्च त्रिभुजाकार अवयव। एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए ये इसका मुख्य विकर्ण है ना, और मुख्य विकर्ण के जो नीचे वाला अवयव है आपको दिख रहा है, ये यहां त्रिभुज बन रहा है ना, मुख्य विकर्ण के नीचे वाला जो अवयव है ये आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये तीनों के तीनों आपका क्या है, जीरो के बराबर है ना। तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के नीचे वाले तीनों के तीनों अवयव या मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयव जीरो के बराबर हो जाए तो उसे कहेंगे हम लोग क्या, उच्च त्रिभुजाकार अवयव। इसके अलावा और कहां जीरो है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये जो आपको नीचे वाला दिख रहा है इसके अलावा और कहीं पर यदि जीरो है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर तीनों के तीनों जीरो होना अनिवार्य है। किसी को दिक्कत, जल्दी नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अभी हम लोग ये पढ़ लिए हैं त्रिभुजाकार अवयव के दोनों प्रकार को, और इससे आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे आज अवयव की समानता, यानी पहले पढ़ लेंगे तुलनीय अवयव, उसके बाद पढ़ेंगे अवयव की समानता, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए, अगला जो आपका है तुलनीय अवयव। क्या है, तुलनीय अवयव यानी कंपेरेबल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि दो अवयव आपको रहेगा, तुलना करने के लिए तो कम से कम दुगो चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कि हम अपनी तुलना किसी से कर रहे हैं तो एक आदमी चाहिए ना, तो यहां पर जब भी तुलना की बात होगी तो एक से ज्यादा आदमी कम से कम आपको चाहिए होगा। तो यहां पर भी वही बात है कि तुलनीय अवयव है तो तुलना करने के लिए एक से ज्यादा यानी एक तो होगा और एक उसके साथ और होना चाहिए जिसकी तुलना करेंगे, और हमेशा तुलना जो है बराबर वालों से होती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, आप जो है बराबर वालों से तुलना करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप मान लीजिए कि हम अपना तुलना मुकेश अंबानी से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अपने बराबर वालों से किसी से कर सकते हैं कि, तो वही बात है तुलनीय अवयव। तो सबसे पहली चीज कि इसमें दो अवयव होगा और दोनों अवयव में जैसे जितना अवयव पहली पंक्ति में है, पहला अवयव में जितनी पंक्ति है उतना ही पंक्ति दूसरा अवयव में भी होना चाहिए, और जितना स्तंभ पहला अवयव में है उतना ही स्तंभ दूसरा अवयव में भी होना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए कि दोनों अवयव का जो है कोटि समान होना चाहिए। समझ में आ रहा है, दोनों अवयव की यदि कोटि समान है तो दोनों अवयव को हम कहेंगे तुलनीय अवयव। क्या कहेंगे, तुलनीय अवयव। क्लियर हो गया। जब दो अवयव की कोटि समान हो जाए, अर्थात जितना पहला में पंक्ति है उतना ही दूसरा में भी होना चाहिए, जितना पहला में स्तंभ है उतना ही दूसरा में भी होना चाहिए, तो यदि ऐसा होता है तो उसे कहेंगे हम लोग तुलनीय अवयव। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि a बराबर यहां लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें देखिए 3 गो पंक्ति है और 3 गो स्तंभ है,
तो अब जो B आएगा एक अवयव, यदि यह तुलनीय होगा तो इसमें भी 3 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ होना चाहिए। अवयव क्या है उससे मतलब नहीं है। हो गया। देखिए इसमें भी ये इसकी कोटि यदि देखा जाए तो ये 3 गुने 3 कोटि का है, और इसका भी कोटि देखेंगे तो ये भी 3 गुने 3 कोटि का है। ठीक है, तो यदि दो अवयव की कोटि समान हो जाए तो दोनों को कहेंगे तुलनीय अवयव। क्या कहेंगे? दोनों को तुलनीय अवयव। किसी को दिक्कत? यदि दो अवयव की कोटि समान है तो दोनों को कहेंगे तुलनीय अवयव। एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि यहां लिखे 1 2 3 7 -9 5। चलिए इसकी कोटि देखिए, इसमें 2 गो पंक्ति है और 3 गो स्तंभ है, तो 2 गुने 3 कोटि का है। एक तुलनीय अवयव यदि इसका लिखना होगा तो उसकी कोटि भी तो सेम होना चाहिए। देख लीजिए उसकी कोटि के लिए -1 0 3 5 0 7, कुछ भी ऐसा, लेकिन कोटि समान होना चाहिए। इसकी कोटि कितना है? 2 गुने 3। तो जब दो अवयव की कोटि समान हो जाए तो दोनों अवयव को कहेंगे तुलनीय अवयव, एक दूसरे का तुलनीय अवयव। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और अगला टाइप काफी मजेदार होने वाला है इसका। जल्दी से नोट कर लीजिएगा सभी लोग। देखिए अगला है आपका अवयव की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। यदि दो अवयव आपको दे दिया जाए, ठीक है, और दोनों अवयव के संगत अवयव यदि समान हो जाए तो उसे कहेंगे हम लोग अवयव यानी समान अवयव। ये अवयव की समानता है। ठीक है, एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए कि A बराबर 1 2 3 0 3 7 और B बराबर 1 2 3 0 3 7। ठीक है, ऐसा है। तो आप एक चीज देखिए, अब संगत अवयव कैसे पहचानिएगा? तो बिल्कुल आसान है संगत पहचानना। इसको उठाकर उस पर रख दीजिए या इसको उठाकर इस पर रख लीजिए। अपने मन में ऐसा सोचिएगा कि इस अवयव को उठाकर इस पर रख लेते हैं या फिर इसको उठाकर इस पर रख लेते हैं। जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा वही उसका संगत कहलाएगा। तो एक के सामने क्या है? एक, देखिए तो दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम है। फिर देखिए 2 और 2 सेम है। यहां देखिए 3 3 सेम है। इधर देखिएगा 0 0 ये सेम है। देख लीजिए सेम टू सेम है। तो इसी को बोलते हैं कि यदि दो अवयव के सभी संगत अवयव समान हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं अवयव यानी समान अवयव। उसे हम लोग क्या कहते हैं? समान अवयव। इसे कहेंगे समान अवयव। ठीक है, इसे कहेंगे समान अवयव यानी A बराबर B। अब पहली चीज कि A बराबर B कब होगा? जब दोनों की कोटि समान होगा। अब जैसे मान लीजिए कि A बराबर यहां हम लिखे 1 2 3 4 5 6 और B बराबर यहां लिखे 1 2 3 4 5 6। देखिए तो ये आपका समान अवयव होगा। चेक करके देखिए ना। यदि इसको पहली चीज कि इसका कोटि जो है ये आपका 3 गुने 2 कोटि का है और इसका कोटि जो है 2 गुने 3 कोटि का है। तो यहीं पर ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये आपका जो है समान अवयव हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी कोटि अलग अलग है। और यदि आप इसके संगत अवयव को देखना चाहते हैं तो देखिए 1 2 सॉरी 1 1, यहां देखिए ना 1 1, यहां 2 2, 3 कहां जाएगा? किसके साथ? यहां पर एक 3 होना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या है कि यदि दो अवयव समान अवयव होगा तो पहला कंडीशन है कि उसकी कोटि समान होनी चाहिए। कोटि क्या होना चाहिए? उसका समान होना चाहिए। कोटि समान होगा। ठीक है, कोटि समान होगा। और इसके बाद दूसरा संगत अवयव समान होगा। संगत अवयव समान होगा।